जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कंपटीशन की दुकान पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 6 यानी एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 के पार्ट 6 के। इसके पहले 5 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप देख सकते हैं। तो 100 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। देखते हैं 101 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है पहले ही ब्लैंक दिया गया है, फिर लिखा है चालुक वंश की राजधानी थी। कहने का मतलब जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं वो चालुक वंश की राजधानी उनमें से कौन सी थी। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है पाटलिपुत्र, दूसरा लिखा है राजगीर, तीसरा लिखा हुआ है बादामी और चौथा लिखा है कांचीपुरम। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बादामी। यानी जो बादामी है वो चालुक वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर मतलब 102 कहने का। लिखा इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल खालिस्तान, फिर लिखा है नदी पर स्थित है। यानी जो इनाम गांव है वह निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। पहला लिखा हुआ इंद्रायणी, दूसरा लिखा है उल्हास, तीसरा लिखा है घोड़ और चौथा लिखा है कुकड़ी। ठीक, तो ये नदी कह रहा किस नदी पर स्थित है, तो ये नदियों के एक तरह से नाम है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, घोड़। यानी इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल घोड़ नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 103 नंबर। लिखा है टीपू सुल्तान फिर खालिस्तान में मैसूर का शासक बना। यानी जो टीपू सुल्तान था वो मैसूर का शासक कब बना। पहला ऑप्शन लिखा है 1775, दूसरा लिखा है 1765, तीसरा लिखा है 1782 और चौथा लिखा है 1762। तो टीपू सुल्तान है वो आपका 1782 में मैसूर का शासक बना था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 104 नंबर। लिखा है बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की। ठीक, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है समझना। पहला लिखा है संस्कृत, दूसरा लिखा है पाली, तीसरा लिखा है प्राकृत और चौथा लिखा है तमिल। तो जो इसका ऑप्शन सी ए है वो सही हो जाएगा, संस्कृत। यानी जो बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी वह संस्कृत भाषा में लिखी गई। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा, कभी कभार क्वेश्चन बनता है कि हर्षचरित के रचयिता कौन है। यानी हर्षचरित जो रचना है यह किसने लिखी थी, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका बाणभट्ट। क्लियर बात? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बाणभट्ट। यहाँ इस पॉइंट से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो यह कि बाणभट्ट ने किसकी रचना की, तो वो हर्षचरित की, कभी ऐसा पूछता है। कभी पूछेगा हर्षचरित के रचयिता कौन है, तो बाणभट्ट। और कभी पूछेगा जैसा कि क्वेश्चन लिखा है कि बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की, तो उसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। आई होप आप तीनों पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 105 नंबर। फिर लिखा हुआ है 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक, रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में भी आ चुका है और सीएचएसएल में भी आ चुका है और आज ये एमटीएस में भी मिल गया। समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। अब देखो एक चीज़ समझो आप, सबसे पहले जो तुर्की शासक थे तो उनमें सबसे पहले जो आपका आया था वो आया था कुतुबुद्दीन ऐबक। एक पॉइंट तो आप ये समझो, यानी 1206 ईस्वी में जो सबसे पहले तुर्की शासक था वो दिल्ली में आया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अब जिस ऑप्शन में पहला कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं लिखा है वो तो पहले गलत हो जाएंगे। देखते हैं इसके ऑप्शन। समझो बात को हम कहना क्या चाहते हैं कि जो 1206 ईस्वी है दिल्ली में सबसे पहले तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखो पहला लिखा शमसुद्दीन इल्तुतमिश, तो ये तो होएगा नहीं। अब देखो दूसरे के भी चांस हैं, तीसरे के, और चौथा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बात को समझ गए? यानी कुतुबुद्दीन सबसे पहले आया था, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के जस्ट बाद आया था आपका शमसुद्दीन और तीसरे नंबर पे आया था रजिया। तो अब देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन दिखा है जिसमें पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर शमसुद्दीन, फिर इल्तुतमिश, मतलब कहने का शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ये पूरा एक नाम है, और फिर रजिया। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को रटने से कुछ चीज़ें रटनी पड़ेगी, कुछ आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। और जो साइंस होती है ना वो बिल्कुल रटने से नहीं आती, आप रटोगे फिर भूल जाओगे, उसको आप कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब आप एक पॉइंट इसमें याद रखिए क्या, कि 1206 ईस्वी में
जो पहला तुर्की शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसे हमने याद किया, जैसे हमने समझा इस प्रश्न को, दिल्ली पर सबसे पहले कौन आया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक अगर पहला ऑप्शन नहीं दिया तो वो आप पहले कैंसिल कर लीजिए। अब उसका क्रम देखना है तो कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद शमसुद्दीन, इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106 नंबर। क्या लिखा हुआ है देखिए, पहले पढ़िए इसका क्वेश्चन को। लिखा है शुंग राजवंश 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे? तो शुंग राजवंश के संस्थापक कौन थे ये आप ऐसे ही समझ लीजिए। तो इसके थे पुष्यमित्र। ठीक, यहाँ पर आप लिखे दे रहे हैं हम, आगे इसके ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में होंगे। यानी शुंग राजवंश का जो संस्थापक था वो थे आपके पुष्यमित्र। देखते हैं इसके ऑप्शन। देखो पहला ऑप्शन लिखा है भागभद्र, दूसरा लिखा है अग्निमित्र, तीसरा लिखा है पुष्यमित्र और चौथा लिखा है वसुमित्र। तो हमने उधर ही बता दिया था आपको कि उसका आंसर कौन सा, यानी पुष्यमित्र हो जाएंगे उसके संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 107 नंबर। लिखा है महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने कह रहा है कि पहली बार भारत में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया? पहला लिखा है 1915, दूसरा लिखा 1919, तीसरा लिखा 1916 और चौथा लिखा है 1921। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1916। आप लोग देख रहे होंगे ज़्यादातर ऑप्शन सी सही हो रहा है, यानी कभी कभार ये ट्रिक भी आपकी काम कर जाती है तुक्का लगाने में। कहने का मतलब ये है, जैसे पिछली बार जो एनडीए का पेपर हुआ था, ध्यान से समझो, पिछली बार जो एनडीए का पेपर हुआ था तो उसमें इंग्लिश के 50 में लगभग 40 क्वेश्चनों का सी ऑप्शन सही था। ये रियल पेपर की हम बात कर रहे हैं। और एसएससी एमटीएस में आप पूरे क्वेश्चन देखोगे तो ज़्यादातर इसमें ऑप्शन सी सही हो रहा है। समझ रहे हो ना बात को? कहने का मतलब अगर आप कोई एग्ज़ाम देने गए हैं और उसमें आपको जो क्वेश्चन के आंसर पता है और आपने देख लिया कि उसमें सी ज़्यादातर सही हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में आप तुक्का भी मार सकते हैं। यानी अगर आपने 4 तुक्के मारे, 4 में 2 भी सही हो गए तब भी आपका फ़ायदा है, माइनस मार्किंग लगा कर भी। समझ रहे हो ना बात को? कहने का मतलब जब आपको पता चल जाए कि ज़्यादातर ऑप्शन सी सही हो रहे हैं तो आप ऐसी सिचुएशन में सी पर तुक्का भी मार सकते हैं और आपके ज़्यादातर आंसर सही होने के चांस हैं। तो ये भी एक पॉइंट आप सीखिए। देखो हार्ड वर्क के साथ साथ आप स्मार्ट वर्क भी कीजिए, तभी जॉब जल्दी लगेगी और तभी आपका सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांस है। केवल हार्ड वर्क करने से ना तो कोई व्यक्ति अमीर हो पाता है, ना कोई व्यक्ति होशियार हो पाता है। सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क किसान करता है, देखा होगा किसान ज़्यादातर गरीब होते हैं। सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क लेबर करता है, जो काम करता है फैक्ट्री में, देखा होगा ज़्यादातर गरीब होते हैं। यानी आज के ज़माने में जो स्मार्ट वर्क कर रहा है, जो स्मार्ट वर्क कर रहा है वही आगे तक जा पा रहा है। आई होप आप बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो जैसे इसमें भी सी सही हो गया। अब आप इसी जो शुरू से हमने 7 क्वेश्चन करवाए 101 से 107 तक, आप देखोगे ज़्यादातर ऑप्शन सी सही हो रहा है। समझ गए ना बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो वो था 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 108 नंबर। लिखा है प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में पाया गया है? यानी जो लोथल है वो किस भारतीय राज्य में पाया गया? पहला लिखा है मध्य प्रदेश, दूसरा लिखा है गुजरात, तीसरा लिखा है महाराष्ट्र, चौथा लिखा है राजस्थान। तो ये आपका पाया गया है कहाँ? गुजरात में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109 नंबर। लिखा हुआ है खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार इसकी चर्चा हमने डिटेल से की और आज फिर करेंगे। पहले आप इसका आंसर देख लीजिए। 1529 लिखा है, 1531 लिखा है, 1525 लिखा है, 1527। तो जो खानवा का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1527 ईस्वी में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखो इस पॉइंट से आपके क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। देखो हो सकता है कुछ लोगों को ये इस टाइप से पढ़ाना पसंद ना आ रहा हो। कहने का मतलब उनका एक मुद्दा रहता है ज़्यादातर लोगों का कि क्वेश्चन और उसका ऑप्शन कौन सा सही, बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन उसका आंसर क्या सही, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। आप समझो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप इतना ध्यान से सोचिए कि एसएससी के एग्ज़ाम में सोचो ज़रा आपकी जो क्वेश्चन एक बार आ चुका है क्या अगली साल या उसके 2-3 साल बाद सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा? हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया जरूर जाएगा और केवल आप प्रश्न और प्रश्न का उत्तर, प्रश्न और प्रश्न का उत्तर इस हिसाब से पढ़ोगे तो आपको पहली बात तो इतिहास पूरी रटनी पड़ेगी, जो कि नामुमकिन है, कोई नहीं कर सकता ऐसा। सीखना सीखो आप। अब देखो जैसे इसी प्रश्न में क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं उसको हम समझाएंगे।
पहला उसने वर्ड दिया है, खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया। इस लाइन को पढ़ते ही आप समझ गए होंगे कि बाबर जीता था, ठीक है ना, और राणा सांगा हार गया था। अब अगर आपसे पूछे कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तब आप उसका आंसर दोगे 1527 ईस्वी में। एक पॉइंट ये बन सकता है। दूसरा, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और राणा सांगा के बीच में। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा, खानवा के युद्ध में बाबर तथा राणा सांगा में कौन जीता था, तो बाबर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्लियर। खानवा के युद्ध में बाबर तथा राणा सांगा के बीच में कौन हारा था, तो राणा सांगा हो जाएगा। चौथा कंप्लीट हो गया। यानी एक ही पॉइंट से 4-5 पॉइंट बन रहे कि नहीं। पॉइंट के याद रखना। अब एक वन लाइनर पॉइंट बना लो, क्या कि खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर तथा राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था और बाबर जीता था और राणा सांगा हारा था। अगर ये लाइन आपको याद रहेगी तो यकीन मानो इससे रिलेटेड, खानवा के युद्ध से रिलेटेड कैसा भी घुमा के क्वेश्चन पूछे आप ज़रूर सही करके आएंगे। यानी कहने का मतलब आप इसी हिसाब से तैयारी कीजिए कि जो प्रश्न बना है और जो उसका आंसर और उससे रिलेटेड क्या क्या बन सकता है। दूसरी चीज़, पेपर को एक चीज़ और आप समझिए कि कोई भी पॉइंट आप पढ़ो उसके राउंड फिगर में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको ज़रूर तैयार करो। आप 100% क्वालिफाई करके आओगे। जैसे जब हम साइंस पढ़ाते हैं, अगर कोई भी आपसे मात्रक पूछा गया है तो उससे रिलेटेड उस चैप्टर के जितने मात्रक हैं सभी याद कर लो। मान लो सपोज दैट आपसे किसी देश की राजधानी पूछी गई है और आपने वो राजधानी तो याद कर ली, अब उसी में अगर आप खुश हो गए कि बस यही राजधानी आ जाएगी तो समझ लो आपके चांस कम है। अब आप समझ लो कि लगभग 50 देशों की राजधानी आपको याद करनी है जो इम्पोर्टेंट है। कोई भी बुक्स हो आपके पास एसएससी की, जीके जीएस की, उसमें 50 देशों और उनकी राजधानी आराम से मिल जाएगी, उनको रट लीजिए। यानी कहने का मतलब किसी देश की आपसे अगर मुद्रा पूछी गई कि बांग्लादेश में कौन सी मुद्रा चलती है, सब लोग जानते हो टका चलती है। अब मुद्रा का क्वेश्चन आ गया तो मुद्रा से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं सब तैयार करो। किस गेम में कितने प्लेयर होते हैं, आपसे पूछ दिया जाए कि क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, तो एक टीम में 11 प्लेयर खेलते हैं, दोनों टीम के मिला के 22 प्लेयर। अब देखो प्लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आया, अब आप यहीं दिमाग लगा दो कि खो खो में कितने होते हैं, टेबल टेनिस में कितने होते हैं, बैडमिंटन में कितने होते हैं, ठीक है ना। जितने भी स्पोर्ट के गेम है, किस गेम में कितने प्लेयर होते हैं, कबड्डी में कितने होते हैं, ये सब आप राउंड फिगर के क्वेश्चन इन्हीं को बोलते हैं। इस हिसाब से आप तैयारी करो। यकीन मानो जीके जीएस का जो आपके अंदर डर है जड़ से ख़त्म हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बच्चों को डर जीके जीएस का रहता है, हम लोगों को, सबको। हमने भी एग्ज़ाम दिए, आप भी दे रहे हो। जीके जीएस का डर हमेशा सताता है। आप इस हिसाब से तैयारी करोगे, आपको 1% भी डर नहीं लगेगा। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। समझ गए हो, जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 110 नंबर। लिखा है, पहले ही ब्लैंक फिर लिखा है, ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसके तहत 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया गया था। मतलब समझो, यानी जब अपना देश आज़ाद हुआ था 1947 में, कह रहा है ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसके तहत 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया गया था। देखते हैं इसके ऑप्शन कौन सा वो नियम है। पहला लिखा है भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो आप जानते हो कि उस समय भारत का कोई एक्ट ही नहीं था। 1947 में अंग्रेजों की हुकूमत थी, हम लोग 1947 में ही आज़ाद हुए थे। नेक्स्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये भी नहीं होगा। तीसरा लिखा हुआ है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये आपका सी इसका सही हो जाएगा और चौथा भी नहीं सही होगा। यानी कहने का मतलब, इस पॉइंट को आप ब्लैंक कीजिए, अपसेट कीजिए, फिर पूरा पढ़िए। कहने का मतलब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसके तहत 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 111 नंबर। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था। फिर से समझ लीजिए, यानी तत्वबोधिनी सभा का गठन किसने किया था, तो वो थे आपके देवेंद्र नाथ टैगोर। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, आगे पढ़ने की अब कोई ज़रूरत नहीं। यानी 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किसने किया था, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अब देखो यहाँ पर भी एक पॉइंट बन सकता है, आपसे पूछेगा देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा का गठन कब किया था।
तब आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। आप समझ गए होंगे 1839। दोनों टाइप से आप चीज़ें तैयार कीजिए, यकीन मानो आपकी जीके जीएस बहुत ही अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112 नंबर लिखा 1929 में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाने वाला कौन सा एक्ट यानी अधिनियम पारित किया गया था। कहने का मतलब सन 1929 के पहले लड़कियों की उम्र 14 साल से कम और लड़कों की उम्र 18 साल से कम और इनका विवाह हो जाता था। यकीन सोचिए आप ज़रा, अभी भी कहीं कहीं बहुत जल्दी विवाह हो जाता है लड़का या लड़की का, ठीक। लेकिन ये एक्ट था, कब आया था ये 1929 में। यानी लड़कियों की उम्र सोचो आप, 14 वर्ष का मतलब 9th या हाई स्कूल। 9th या हाई स्कूल में लड़कियों को कितनी समझ होती है आप जानते हो, समझ रहे हो ना। यानी उतनी कम समझ में उनका विवाह कर दिया जाता। तो लड़कों को 18 से कम, ना तो लड़कों के अंदर कमाने का हुनर होता था, ना परिवार कैसे चलाना है, लड़कों को भी उतना नॉलेज नहीं, लड़कियों को भी नहीं, और उनका विवाह कर दिया जाता था। फिर 1929 में एक एक्ट आया, कह रहा है कि लड़का 18 वर्ष से कम और लड़की 14 वर्ष से कम, इसके विवाह पर रोक लगाने वाला। वो कह रहा है कौन सा एक्ट था, वो था आपका शारदा एक्ट। देखिए आप सब, पहला लिखा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, गलत हो जाएगा। दूसरा लिखा शारदा एक्ट, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। कहने का मतलब शारदा एक्ट के तहत लड़कियों का विवाह जो होता था 14 वर्ष की उम्र से कम और लड़के 18 वर्ष से कम, इस पर रोक लगाई गई थी। बात को समझो ध्यान से, इस पर क्या किया गया था, रोक लगाने वाला। तो वो कौन सा एक्ट है, वो है आपका शारदा एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 113 नंबर लिखा है आगरा में ताजमहल का निर्माण खालिस्तान में पूरा हुआ था, यानी ताजमहल कब बनकर कंप्लीट हुआ था। तो ये हुआ था 1648 ईस्वी में। कब हुआ था, 1648 ईस्वी। अब देखो यहाँ पर भी कुछ पॉइंट समझ लो। आगरा में ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ, 1648 में। अगर आपसे पूछ दिया जाए आगरा का ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहाँ ने कराया। किसने कराया था, शाहजहाँ ने, ठीक। दूसरा पॉइंट, आगरा का जो ताजमहल है वो क्यों बनवाया गया, तो शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में। कहा जाता है ये एक प्रेम की निशानी है, लेकिन यकीन मानो शाहजहाँ ने ताजमहल को बनवाया था। हो सकता है कुछ लोगों को हमारी बात बुरा भी लग जाए जो हम कहने वाले हैं, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो मन में विचार आ रहा है वो हम ज़रूर कहना चाहेंगे और ज़रूर शेयर करना चाहेंगे। कहने का मतलब लोगों ने कहा कि शाहजहाँ ने जो ताजमहल बनवाया अपनी मुमताज़ महल के याद में बनवाया, ठीक है, मान लिया हमने, लेकिन शाहजहाँ ने बनवाया है। और एक थे आपके दशरथ मांझी, शायद कुछ लोग उनका नाम ना जानते हों। दशरथ मांझी ऐसे व्यक्ति थे जो जिनकी पत्नी एक पहाड़ पर चढ़कर फिसल गई थी, यानी वहाँ जाने का रास्ता नहीं था और वो पहाड़ पर चढ़ते हुए फिसल गई थी, उनके चोट लग गई थी और उनको इसी बात पर गुस्सा आ गई। तो दशरथ मांझी ने छेनी और हथौड़े से लगातार 20 वर्षों से, मतलब लगातार 20 वर्ष काम कर कर उस पहाड़ को काट कर एक चौड़ा रास्ता बना दिया। अब आप दोनों में तुलना कीजिए, यानी शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया और दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी के लिए उस पूरे 20 वर्ष छेनी हथौड़ी से, आप इमेजिन कीजिए 20 वर्ष छेनी हथौड़ी से लगातार मेहनत करके उस पहाड़ को काट कर चौड़ा रास्ता बना दिया जिससे लोग वहाँ से निकलते हैं। तो आप अब दोनों लोगों में तुलना कीजिए और बताइए असली प्रेम की निशानी कौन है। बाकी आप समझ गए होंगे, कमेंट बॉक्स में अपने अपने विचार जरूर दर्शाइए कि शाहजहाँ का ताजमहल प्रेम की निशानी है या दशरथ मांझी का पहाड़ को काटा जाना प्रेम की निशानी है। दोनों में तुलना कीजिए, सोचिए और जो भी आपको विचार लगे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। खैर, जैसा कि हम लोगों को सिखाया गया, इतिहास में दिखाया गया कि प्रेम की निशानी ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया, तो वो लोग हम लोग पढ़ रहे हैं। खैर, क्वेश्चन क्या है, आगरा में ताजमहल का निर्माण 1648 में पूरा हुआ था, किसकी याद में, अपनी पत्नी मुमताज़ महल की, और किसने बनवाया, शाहजहाँ ने। कभी कभार पूछता है ताजमहल कहाँ है, तो वो आगरा में है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है। तो कई सारे पॉइंट बन सकते हैं, आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 114 नंबर, निम्नलिखित में से किसे उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी गई थी, यानी कौन सा वो व्यक्ति है जिसको उत्तरापद स्वामी कहा गया था। तो उत्तरापद स्वामी कहा गया था आपको धर्मपाल को। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी जो उत्तरापद स्वामी की उपाधि है वो धर्मपाल को दी गई थी या धर्मपाल को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115 नंबर, लिखा हुआ आइन ए अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है खालिस्तान से संबंधित है, यानी आइन ए अकबरी अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है। कह रहा है अब किससे संबंधित है, तो देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा अकबर के शासनकाल में अकबर की घटनाओं,
दूसरा अकबर के धर्म, तीसरा अकबर के पूर्वजों और चौथा अकबर के प्रशासन। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वो है आपका अकबर के प्रशासन। कहने का मतलब फिर से समझ लीजिए, यानी आइन ए अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है वो किससे संबंधित है, वो है अकबर के प्रशासन से। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116 नंबर लिखा है, मिनहाज ए सिराज ने निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया था। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। लिखा है मिनहाज ए सिराज ने निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया था। पहला लिखा है बाबर, दूसरा लिखा है रजिया सुल्तान, तीसरा लिखा है गयासुद्दीन तुगलक और चौथा लिखा है अकबर। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रजिया सुल्तान। यानी मिनहाज ए सिराज ने निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया था, तो रजिया सुल्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 117 नंबर लिखा है, आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना इनमें से किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जितने भी स्थापना वाले हमने कई बार इनकी चर्चा किया, आप जरूर तैयार कर लीजिए। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए। कई बार हम आंसर बता चुके हैं, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक शक शासक 130-150 ईस्वी तक था। यानी भारत का एक शक शासक था 130 से 150 ईस्वी तक था, वो कौन था, तो वो था आपका रुद्रदामन। 130 से 150 तक कौन था, रुद्रदामन। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 119 नंबर लिखा है, प्रार्थना समाज या प्रेयर सोसाइटी जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार था की स्थापना 1863 में खालिस्तान में हुई थी। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया जिसका हमने पूछा था कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कब हुई थी इसकी, 1863 में। कहाँ हुई थी, इसकी चर्चा इस वीडियो में, सॉरी इस प्रश्न में करेंगे। तो स्थापना हुई कब थी, 1863 में। कहाँ हुई थी, बॉम्बे, यानी जिसको अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। यानी प्रार्थना समाज की स्थापना सन 1863 में बॉम्बे में हुई थी। किसने की थी, आप कमेंट करके कमेंट बताइए, क्योंकि पहले हम ये पूछ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 120 नंबर, और ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी। पहला लिखा है दीर्घ वृत्ताकार, दूसरा लिखा है वर्गाकार, तीसरा लिखा है वृत्ताकार, चौथा लिखा है आयताकार। तो मोहनजोदड़ो की जो आकृति थी वो थी आपकी आयताकार। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 120 क्वेश्चन। ये था लेक्चर नंबर 6 यानी पार्ट 6। यदि आपने पहले के 5 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, या उसका लिंक नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप विजिट कर सकते हैं। आई होप आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयरिंग करेंगे, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, जितने अच्छे कमेंट आएंगे, जितनी ज़्यादा लाइक आएंगी, उतना ही हम अच्छे से अच्छा मेहनत करने का और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का आपके लिए प्रयास करेंगे। आई होप आप अच्छे से बात को पूरी समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।